ठीक है। जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीए इंटरमीडिएट की कॉस्टिंग की एंड टैक्सेशन की अपनी फर्स्ट क्लास। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इन दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊँगा, उसके बाद हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी तरफ हम बात करेंगे। मैं बस आपसे ये कहूँगा, एक नोटबुक हमेशा अपने साथ रखें। टैक्स में डीटी के अलग से, जीएसटी के अलग से एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलग से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। देखिए, सिलेबस है, स्क्रीन शेयर करते हैं तब हम बात करेंगे। शेयर स्क्रीन। हाँ, तो हम अब अपने गूगल क्रोम पे जाते हैं। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिलेबस कॉस्टिंग की। तो ये आईसीआई की साइट है और ये हमारा स्टडी मुझे खुला। तो आप देखेंगे टोटल हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कितने टोटल चैप्टर है? 14 चैप्टर से। जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है हमारा थ्योरी। ये हमारा थ्योरी चैप्टर है। बाकी अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, एक मिनट, हाँ, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक की बात करते तो ये पूरा हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर है। और इस चैप्टर की अगर पेपर की बात करें, टोटल 120 मार्क्स का, हाँ, लगभग 120 मार्क्स का हमारा पेपर आता है, जिसमें से हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, जिसमें से हमारे पास 100 मार्क्स का क्या आता है? प्रैक्टिकल। और 20 मार्क्स का आता है हमारे पास थ्योरी। अगर थ्योरी की बात की जाए तो 10 मार्क्स की वेटेज, 10 मार्क्स की वेटेज तो सिर्फ ये वाला, एक सेकेंड यार, हाँ, पेन, ये क्या हुआ? हाँ, अगर देखें तो 10 मार्क्स की वेटेज हमें ये देता है थ्योरी में। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, वो कम से कम 10 मार्क्स की थ्योरी देती है। बाकी का 100 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल आता है वो आता है हमारे चैप्टर नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 से। तो ये हो गया कॉस्ट का सिलेबस। अगर हमने अच्छे से चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 15 अच्छे से कर लिया तो हमारे कॉस्ट में 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेंड हो जाएगा और हम आराम से 60+ मार्क्स ला सकते हैं कॉस्टिंग में। थ्योरी को उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहता है जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या ड्यूरिंग द एग्जाम ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो आप थ्योरी का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉस्टिंग का सिलेबस का ओवरव्यू हो गया। अब बात करते हैं हम अपने टैक्सेशन की सिलेबस के बाद। तो आप टैक्सेशन में देखेंगे तो टोटल हमारे 2 पार्ट्स में बांटा गया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में बात किया जा रहा है इनकम टैक्स लॉ की। सेक्शन ए में बात किया इनकम टैक्स लॉ की, और सेक्शन बी में बात किया जा रहा है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की। अगर टोटल वेटेज की बात की तो 60 मार्क्स की वेटेज हमारा इनकम टैक्स, 40 मार्क्स की वेटेज हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन आपको पता होगा इस वाले पेपर में, टैक्स के पेपर में 30 मार्क्स का जो हमारा आता है एमसीक्यू आता है, और 70 मार्क्स का हमारा आता है थियोरेटिकल, मतलब आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो पेपर आता है हमारा आता है 126 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 30 मार्क्स का आपका होता है एमसीक्यू, और बाकी के जो आपका 76 का मार्क्स का पेपर बच गया, सॉरी, 86 का मार्क्स का जो पेपर बच गया वो आ गया आपका थियोरेटिकल पेपर, राइट। तो ये हो गया इनकम टैक्स। अगर चैप्टर की बात की जाए तो कितने टोटल चैप्टर है हमारे, एक सेकेंड, अगर इसकी बात करें तो टोटल हमारे पास चैप्टर है इसमें 10 चैप्टर्स है। और चैप्टर नंबर 4 में हमारे कितने यूनिट्स है?
ये 1 2 3 4 5 यूनिट्स हमारे पास टोटल चैप्टर नंबर 4 में, राइट। तो टोटल हमारे पास कितने चैप्टर हो गए इनकम टैक्स लॉ में? टोटल हो गए हमारे पास, एक सेकेंड, टोटल हमारे पास हो गए 10 11 12 14 चैप्टर्स टोटल होगा हमारे किसमें? इनकम टैक्स लॉ में। और इसकी जो वेटेज है, अगर इसकी वेटेज की बात की तो 60 मार्क्स की वेटेज रखता है, जिसमें से 80 मार्क्स का पूछा जाता है हमारा एमसीक्यू और 42 मार्क्स का पूछा जाता है हमसे डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो ये हो गई इनकम टैक्स की बात, राइट। अब बात करते हैं अपने जीएसटी की, इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इसमें टोटल चैप्टर्स हमारे पास 10। अगर इसकी बात हो तो टोटल हो जाता है हमारे पास 11 चैप्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 यूनिट्स में बांटा गया है। तो टोटल जीएसटी हमारे पास हो गया, हमारे पास 11 चैप्टर्स हो गए, राइट। अगर अगर पूरी बात की जाए तो ये आता है हमारे पास 40 मार्क्स की वेटेज रखता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें से 80 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू आता है और नहीं सॉरी, 80 मार्क्स का नहीं आता, ये आता है टोटल 12 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू आता है और 28 मार्क्स का आता है हमारा डिस्कशन क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात क्या, जीएसटी एज कंपेयर टू कॉस्टिंग और एज कंपेयर टू इनकम टैक्स ज्यादा स्कोरिंग भी है और इजी भी है। तो ये हो गया ओवरव्यू, हो गया हमारा टोटल टैक्स का एंड जीएसटी का। अब हम अपना स्क्रीन पे आते हैं, एक सेकेंड, हाँ। तो ये ओवरव्यू हो गया हमारा इनकम टैक्स लॉ का, जीएसटी का एंड कॉस्टिंग का। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम अपना चैप्टर नंबर 4 रिवाइज, चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं अपना इनकम टैक्स लॉ का। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया टैक्स का, जीएसटी का, सॉरी डीटी का, जीएसटी का एंड कॉस्टिंग का। तो सबसे पहले हम पढ़ना जा रहे हैं अपना डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर 4। तो स्क्रीन दोबारा से शेयर करते हैं, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। तो ये आ गया गूगल क्रोम। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं हम अपना, राइट। ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आप अपना स्टडी मटेरियल अपने साथ में रखें, जैसे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अंडरलाइन कीजिए, फिर जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाते चलना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले चैप्टर पे। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर डाउनलोड, हाँ। अब हमारे अपने चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अगर इसकी टोटल वेटेज की बात की जाए, अगर सिर्फ टोटल चैप्टर की बात की जाए, वो है हमारी 2 से लेकर 4 मार्क्स की वेटेज रखता है ये हमारे पूरे सिलेबस में। लेकिन सबसे इसकी अच्छी बात क्या है, अगर आपने अगर आपने अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप आने वाले जो भी इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आने वाले चैप्टर्स को जब समझने में हमारी आसानी रहेगी, राइट। तो ये हो गया हाईलाइट, ओके। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए कि वो क्या है, सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज टैक्स। एक सेकेंड, कि टैक्स क्या है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि टैक्स क्या है, जब भी आपसे कोई पूछे कि टैक्स क्या है, तो सिंपल सा जो जवाब है आपका वो ये होना चाहिए कि टैक्स क्या है। टैक्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। मतलब टैक्स का मतलब होता है, टैक्स का एक सिंपल मीनिंग होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। क्या होता है टैक्स का मतलब, एक सेकेंड पेन, कॉस्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी। तो आप उसको कैसे कहते हैं, CLS। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि टैक्स का इजी मीनिंग क्या है, तो टैक्स का इजी मीनिंग है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी।
अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। एक सेकेंड। देखिए, ये भी रहेगा क्या? हाँ, ठीक है। अब जैसे आप पढ़ रहे होंगे कि टैक्स आर कंसिडर्ड टू बी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, मतलब अगर सरकार, अगर गवर्नमेंट, अगर अगर गवर्नमेंट, ये सॉरी एक सेकेंड, अगर सरकार, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, अगर वो टैक्स आपसे चार्ज नहीं करते हैं, अगर आपसे वो अगर टैक्स चार्ज नहीं करते हैं, तो सोसाइटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब अगर कोई भी सरकार आपसे कॉस्ट टैक्स चार्ज नहीं करती है तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी को नहीं दे पाएगी। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब, जैसे आप रोड पे चलते हैं तो जो रोड होती है उसकी मरम्मत, उसकी रिपेयरिंग एंड मैनेजमेंट का जो खर्चा होता है, जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है, या आपके घर में जो पानी या बिजली बिल आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है इन टैक्स से। अब ये टैक्स अगर सरकार चार्ज नहीं करेगी तो आपको ये जो बेनिफिट है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी है, वो आपको नहीं दे पाएगी। तो ये जो टैक्स है, कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर टू सोसाइटी, अगर आप देखें लास्ट टाइम में लिखा है ना, कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर टू ऑफ द सोसाइटी, वो नहीं दे पाएगी। इसलिए टैक्स का जो सिंपल मीनिंग है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, जो कि चार्ज करती है गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल हो, मतलब मोदी सरकार हो, चाहे स्टेट हो, आपकी आप जिस भी स्टेट में रहते हो, वहां पे जो भी सरकार है, या आपकी लोकल सरकार जिसे हम कहते हैं एमसीडी या बीएमसी, अगर वो टैक्स चार्ज नहीं करेगी आपसे तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी नहीं दे पाएगी। तो आप बस इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए बता दिया गया है कि टैक्स का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, राइट। तो ये हो गया टैक्स का सिंपल मीनिंग। तो टैक्स का मीनिंग क्या बताया मैंने दोबारा से? टैक्स क्या? टैक्स है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। इसका शॉर्टकट क्या है? टैक्स का मतलब CLS, CLS मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। किसका मतलब है ये मतलब है हमारे टैक्स का। तो टैक्स का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, जो कि चार्ज करती है। लेवी का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, जो यहाँ पे आप लेवी देख रहे हैं, लेवी का मतलब होता है चार्ज। क्या मतलब होता है? चार्ज। तो ये जो टैक्स जो कोई चार्ज करती है, कौन सी सरकार चार्ज करती है? सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे आपकी लोकल लेवल की सरकार हो, वो टैक्स आपसे चार्ज करती है। क्यों करती है? आपके कॉमन वेलफेयर के खर्चों के लिए, जैसे रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, पानी पानी बिजली, इन सब को पूरा करने के लिए आपसे टैक्स चार्ज किया जाता है, राइट। तो ये हो गया टैक्स का सिंपल मीनिंग। सिर्फ आप अंडरलाइन कर लीजिए टैक्स, जैसे मैंने अंडरलाइन किया, आप बस टैक्स यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कीजिए और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी को हाईलाइट कर दीजिए। तो जब भी आप स्टडी मटेरियल उठाएंगे तो आप टैक्स देखेंगे हाईलाइट, और उसके नीचे देखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। तो टैक्स का मतलब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। तो ये टैक्स का मतलब खत्म हो गया। अब बात करते हैं टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब कितने टाइप के टैक्स होते हैं हमारे? एक डायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स भी आप पढ़ेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ेंगे इंटर लेवल में भी, जबकि आप फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टैक्स की जो वेटेज हो जाती है वो 100 मार्क्स की हो जाती है, और इनडायरेक्ट टैक्स की वेटेज भी क्या होती है? 100 मार्क्स की। पर इंटर लेवल पे कितनी है? 60 मार्क्स, और ये कितनी है? 40 मार्क्स की वेटेज, राइट। तो टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो ये मैं हटाता हूँ, राइट। एक सेकेंड, दिस
ये राइट। तो आपसे कोई भी पूछे कि टैक्स क्या होता है, ये टैक्स होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, मतलब आपके कॉमन वेलफेयर के खर्चे जो होते हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार आपसे टैक्स वसूलती है। अब टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब सबने 11th में या 12th में या सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट का मतलब सबको पता होता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब आपको समझ गए कि डायरेक्टली आपसे चार्ज किया जाएगा उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली आपसे चार्ज किया जाएगा उसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो सभी को पता है, ये तो कॉमन स्कूल में पढ़ने वाला भी बच्चा बता देगा। लेकिन बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, बेसिक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राइट, देखिए यहाँ पे भी लिखा है, देखिए डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स इज इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम ऑफ वेल्थ ऑफ ए पर्सन, और इनडायरेक्ट में इट इज इनडायरेक्ट टैक्स जो कि द पर्सन पेइंग द टैक्स पासिस ऑन द इंडिसेस टू द अदर पर्सन। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स मीनिंग हो गया, मैं आपको बहुत इजी मीनिंग में बताता हूँ, एक सेकेंड। राइट, तो इसके लिए मुझे चाहिए एक सेकेंड, एक सेकेंड। राइट, अब हम बात करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड। हाँ, स्टार्ट नाउ। एक सेकेंड। राइट राइट, अब मैंने आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक डिफरेंस होता क्या, किसका, डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। पेज नंबर 1, डन। ठीक है, अब होता क्या, देखिए अगर अगर गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली, क्या, अगर आपसे डायरेक्टली टैक्स वसूल ले तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। अगर गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्टली टैक्स वसूल ले उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये मीनिंग तो सभी को पता होता है, लेकिन सर बेसिक ये तो सभी को पता है, लेकिन हम तो सी इंटर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें अच्छे से बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट टैक्स की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जो प्रोविजंस है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जब आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आप पढ़ोगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर ये मीनिंग आपने समझ लिया तो आप, मैं सच बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो, नहीं उसके कभी किसी प्रोविजन में आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले समझते हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स का समझते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है। राइट, अगले पेज पे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए ये है सरकार, और इतना तो सभी को पता होता है कि सरकार के पास ही, किसके पास, हमारी सरकार के पास ही क्या होता है, लॉ से रिलेटेड, लॉ बनाना, मतलब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड जितने भी लॉ होते हैं वो सरकार ही बनाती है। उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी सरकार के पास होती है। साथ ही में सरकार इससे रिलेटेड जो भी चेंजेस होती है वो सरकार ही करती है, मतलब लॉ से रिलेटेड जो भी चेंजेस करना हो, बनाना हो, एक्स्ट्रा जो भी करना हो वो सरकार ही करती है। मतलब अगर आप टैक्स चार्ज करते हैं, आप मतलब सरकार टैक्स आपसे चार्ज करती है तो किसके खाते में जाएगा, सरकार के खाते में। तो सरकार तो एक मेन पार्टी हो गई, ये याद रखो। अब मान लीजिए दो लोग हैं, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो करते हैं जॉब, क्या करते हैं, जॉब। और मिस्टर बी जो है वो करते हैं बिजनेस। राइट, क्या करते हैं, बिजनेस। तो तीन पार्टी हो गई, ये हो गई तीन पार्टी। ये वाला जो एग्जांपल है वो अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। देखिए, तीन पार्टी हो गई, एक हो गई सरकार
जो कि करता धरता है लॉ की, लॉ बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, सब कुछ सरकार के हाथ में, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी सरकार के हाथ में। देखा होगा जो अब ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस ऑफिसर्स या इनकम टैक्स ऑफिसर्स, वो कौन अपॉइंट करती है? सरकार करती है। तो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। अब वो किस पे इम्प्लीमेंट होगा? वो हम पे इम्प्लीमेंट होता है, आम लोगों पे, जैसे ए एंड बी। ए क्या करता है? जॉब करता है किसी कंपनी में। अब बी क्या करता है? बी से बिजनेस, तो बिजनेस करता है, राइट। अब अब अगले पेज पे चलते हैं। अब ए ने जहां भी जॉब किया वहां पे उसने अर्न की 4 लाख रुपए की सैलरी। जब साल भर में उसने कितनी अर्न की? 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की उसने सैलरी अर्न की। वहीं मिस्टर बी ने अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न किया? 3 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। मिस्टर ए ने 4 लाख कमाए सैलरी से, और मिस्टर बी ने 3 लाख के बिजनेस से अपना प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट का सिंबल है। अब सरकार क्या बोलेगी? देखो बेटा, देखो ए, देखो बी, तुमने की है कमाई। क्या की है? कमाई। ए ने की है 4 लाख की, बी ने की है 3 लाख की। तो ए बी बोलेगा हाँ हमने तो भैया मैंने जॉब से, बी बोलेगा मैंने बिजनेस से पैसे कमाए, तो तुम क्यों बीच में आ गए? तो सरकार बोलेगा, कौन बोलेगा? गवर्नमेंट बोलेगा हाँ वो अच्छी बात है तुमने पैसे कमाए, तो तुम मुझे टैक्स दो। क्या दो? टैक्स दो। तो ए बोलेगा क्यों? हम क्यों टैक्स दे? बी बोलेगा हाँ हम क्यों टैक्स दे? हमने तो अपनी मेहनत से पैसे कमाए। ए ने तो भैया जॉब करके पैसे कमाए, बी ने बिजनेस करके कमाए। तो ए बोलेगा मैं आपको टैक्स क्यों दूं? मैं अपनी इनकम पे टैक्स क्यों दूं? मैं थोड़ा सा ही अमाउंट क्यों दूं? सरकार बोलेगा भैया ज्यादा नहीं ले रहा, मुझे सिर्फ 10% का टैक्स दे दो। कितने परसेंट का? 10% का टैक्स दे दो। तो ए बोलेगा मैं 10% का भी टैक्स क्यों दूं? बी भी बोलेगा मैं 10% का टैक्स क्यों दूं? रिस्क मेरा, मेहनत मेरी, सब कुछ मैंने कराया ऐसी तैसी, और मैंने प्रॉफिट 3 लाख का कमाया, तो मैंने उसके पीछे मेहनत थी, तो मैं तुम्हें 10% का टैक्स क्यों दूं? ए भी बोलेगा मैं सुबह 9 बजे जाता था और 8 बजे आता था रात के, तो मैं अपनी इस मेहनत का 10% भी तुम्हें क्यों दूं? तो सरकार बोलेगा अरे बालको, कि टैक्स तुम मेरे पास थोड़ी ना आएगा, टैक्स तुम मुझे दे रहे हो, पर ये जो टैक्स है वो कहाँ जाता है? सी एल एस में। अब सी एल एस का मतलब कि पूछेगा मिस्टर बी की, मिस्टर ए और मिस्टर बी पूछेगा कि भैया सी एल एस क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था सी एल एस का मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। मतलब भैया अगर तुम जो सड़क पर चलते हो मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर ए जो तुम सड़क पर चलते हो, मिस्टर बी जो तुम्हारे घर में लाइट आती है, जो तुम्हारे घर में जो लाइट आती है, जो पानी आता है, वो कहाँ से आता है? तो ए बोलेगा सर आप लोग देते हो, ए बोलेगा कि सरकार देती है, बी भी बोलेगा कि सरकार देती है। हाँ तो मूर्खो बालको, पैसा कहाँ से लेके आऊंगा? तुम्हारे लाइट, तुम्हारे रोड के लिए, तुम्हारे बिजली के लिए, तुम्हारे पानी के लिए कहाँ से लेके आऊंगा? तो ए बी के पास कोई जवाब नहीं था। तो सरकार बोलती है तुम्हारी इनकम का जो 10% मैं चार्ज कर रहा हूं, जो तुम्हारी इनकम का 10% मैं जो चार्ज कर रहा हूँ वो कहाँ लगा रहा हूँ? तुम्हारे ही वेलफेयर में, तुम्हारे ही वेलफेयर में पैसे लगा रहा हूँ। तुम ये मत सोचो कि ये पैसा सरकार के पास जा रहा है, ये पैसा डायरेक्टली ही तुम्हारे पास आ रहा है, तुम इसके लिए टेंशन मत लो। तो टैक्स का मतलब मैंने अभी बताया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, राइट। तो यहाँ पे टैक्स का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि हाँ तो सरकार ने, यहाँ तो सरकार ने किसने, कलर चेंज करते हैं, कलर लेते हैं अब ग्रीन। यहाँ तो सरकार ने डायरेक्टली ए और बी से क्या ले लिया? 10% का टैक्स वसूल लिया, राइट। तो ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स, सरकार ने ए से लिया और ए ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया, राइट। सरकार ने
गवर्नमेंट ने कलर रेड, गवर्नमेंट ने ए से टैक्स मांगा, बी से टैक्स मांगा और डायरेक्टली ए ने सरकार के खाते में, बी ने सरकार के खाते में डाल दिया। तो ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स, या मतलब डीटी, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, तो उस पर बात करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि भैया पेज 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 ओके राइट, तो इसे इरेज करते हैं, इसे मिटाते हैं, राइट। तो भैया डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स का सिंपल मीनिंग हो गया, डायरेक्ट टैक्स का सिंपल मीनिंग हो गया कि सरकार आपसे चार्ज करेगी डायरेक्टली। किससे? आपसे डायरेक्टली चार्ज कर लेगी, तो उसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं यहाँ पे बी की। देखिए मैंने क्या बताया, ए तो जॉब करता है, अब बी क्या करता है, कलर, हाँ डन, कैंसिल, हाँ ठीक है, हाँ। तो बी क्या करता है, बी क्या करता है, बी करता है, क्या करता है, बिजनेस। बी क्या करता है, बिजनेस। तो बी बिजनेस करता है। अब बात करते हैं बिजनेस की। ए तो डायरेक्टली जॉब करता है, अब करता है बी, क्या करता है, बी करता है बिजनेस। तो इसी एग्जांपल से आपको इनडायरेक्ट टैक्स तो समझ आ गया, इसी एग्जांपल से आपको इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब भी आप समझ लेंगे। देखिए बी क्या करता है, बी करता है, एक सेकेंड, हाँ, बी क्या करता है, बी करता है, क्या करता है, बी क्या करता है, बिजनेस, क्या करता है, बिजनेस। अब वो बिजनेस करेगा, तो आपने कभी भी देखा होगा, अगर आप किसी पिज्जा हट में जाते होंगे, लेट्स सपोज कि बी जो करता है वो पिज्जा का ही बिजनेस करता है। किसका बिजनेस करता है, किसका बिजनेस करता है, बी जो बिजनेस करता है, किसका बिजनेस करता है, पिज्जा का ही बिजनेस वो करता है। तो इसको हम करते हैं सेव, एक सेकेंड, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, सेव, अरे एक सेकेंड, सॉरी, आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ। मैंने इरेज किया। बी क्या करता है, बिजनेस करता है। बी किस चीज का बिजनेस करता है, बी बिजनेस करता है पिज्जा का, राइट। तो आपने कभी भी देखा होगा, जब आप पिज्जा खाने या बर्गर खाने कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो उस पर लिखा होता है 100 रुपीज, क्या लिखा होता है, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, प्लस आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो अभी हाल फिलहाल में, तो आप देख लीजिएगा उसमें एक चीज लिखी होती है ब्रैकेट में, क्या, इंक्लूसिव और टैक्सेस। मतलब क्या है कि सारे टैक्स को इंक्लूड करके, सारे टैक्स को इंक्लूड करके आपसे 100 रुपए वसूला जा रहा है, राइट। अब आप पूछेंगे कौन से टैक्सेस, देखिए डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्टली आपसे चार्ज कर लिया जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो इसी फॉर्म में चार्ज किया जाता है, किसमें, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, किसमें, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस के रूप में आपसे चार्ज किया जाता है। अभी इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस नहीं बताया, सिर्फ बता रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो आपसे चार्ज किया जाता है ना, वो ऐसे ही चार्ज किया जाता है। यहाँ पे लिख दिया गया ना, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब 100 रुपए आपसे चार्ज किया, उसमें टैक्स भी वसूल लिया। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि टैक्स तो हमने ही पे किया, बात सही है, टैक्स तो आपने पे किया, पर बी ने भी टैक्स पे किया था और आप भी टैक्स पे करेंगे, मतलब 100 रुपए तो डबल टैक्स हो गया, 100 रुपए पे, 100 रुपए पे तो डबल टैक्स हो गया। आपके मन में ये डाउट आएगा, तो इस डाउट को भी हम आगे जाके क्लियर करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स जो चार्ज किया जाता है ना आपसे, वो ऐसे ही चार्ज किया जाता है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस के रूप में,
या आप में आपने अगर पिज्जा खाया होगा तो 100% आपने देखा होगा कि उसपे लिखा होता 100 रुपए MRP, तो दूसरा कलर लेते ग्रीन, प्लस GST, और उसमें लिख दिया जाता है 20 रुपए, और आपसे लिया जाता है टोटल 120 रुपए। तो इस फॉर्म में भी सरकार आपसे इनडायरेक्टली आपसे GST मतलब आपसे टैक्स वसूल लेगी। आपके मन में फिर डाउट आएगा, यार बी ने तो बिजनेस किया तो उसे 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, या 120 रुपए किसकी कमाई, तो उस पे भी सरकार टैक्स लेती है, तो ये तो गलत हो गया। सरकार तो डबल डबल टैक्स ले रही है, हम पर डबल डबल बर्डन आ रही है। तो रुकिए, मैं उसका भी बताऊंगा कि डबल बर्डन नहीं होता, ये सिंगल बर्डन ही है, लेकिन आपके समझने में थोड़ी हेरा फेरी हो रही है, राइट। आगे बढ़ते, इसे मिटाते, देखिए होता क्या है। हाँ, ये है हो गई हमारी सरकार। बी ने किया था बिजनेस, और बी ने किसको बेचा, कस्टमर को। बी से हो गया बिजनेस, सी से क्या हो गया, कस्टमर, राइट। मेरी आवाज आ रही है ना, ओके, सबको मेरी आवाज आ रही है, राइट। अब सरकार ने क्या किया, ये हो गई सरकार, ये होगी बिजनेस करने वाला, ये हो गया कस्टमर। अब इस बी ने आपसे चार्ज किया 120 रुपए, किससे चार्ज किया, आपसे 120 रुपए चार्ज किया, किससे चार्ज किया, 120 रुपए चार्ज किया, जिसमें था, एक सेकेंड, जिसमें 100 रुपए तो MRP थी, प्लस 20 रुपए GST था, तो 120 रुपए। तो कुछ कस्टमर तो समझदार होंगे, उनको तो पता होगा कि 20 रुपए तो भैया क्या है, टैक्स है। 20 रुपए क्या है, एक सेकेंड, हाँ 20 रुपए क्या है, टैक्स है। ये तो सरकार के पास जाएगा, तो ये तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन जो समझदार लोग नहीं है, जो आम लोग है, जो समझ नहीं पाते कि भैया ये 20 रुपए है क्या, ये 20 रुपए क्यों ले रहा है बिजनेस। एक तो 100 रुपए में अपना कमीशन में खा रहा होगा, ये तो है नहीं कि वो 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच देगा, ऊपर से हमसे 20 रुपए भी चार्ज कर रहा है, हम तो ना दे 120 रुपए। तो बी बताएगा, क्या बताएगा, अरे कस्टमर सुनो ध्यान से, ये है हमारी सरकार, राइट। मैंने 100 रुपए की चीज ही आपको बेची है, बट जो मैं आपसे 20 रुपए चार्ज कर रहा हूं, जो मैं आपसे 20 रुपए चार्ज कर रहा हूं ना, टैक्स तो आप ही पे कर रहे हो, टैक्स तो आप ही पे कर रहे हो इस 20 रुपए पे, टैक्स तो आप ही पे कर रहे हो, किस पे, 100 रुपए में जो टैक्स लगा है, पे आप ही कर रहे हो। लेकिन 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 ये जो 20 रुपए है ना, एक सेकेंड, हाँ ये जो 20 रुपए है ना, ये जो 20 रुपए है, टैक्स तो आप ही पे कर रहे हो, लेकिन इसे डिपॉजिट करने की लायबिलिटी, इसे डिपॉजिट करने की लायबिलिटी कहां पे डिपॉजिट, सरकार के पास। इस 20 रुपए को चार्ज करने की लायबिलिटी भी, चार्ज भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये चार्ज, और डिपॉजिट करने के लिए सरकार ने किससे अपॉइंट किया है, सरकार ने अपॉइंट किया है किसे, मुझे। ऐसे तो 20 पर टैक्स मैं भी पे कर सकता हूँ, 100 रुपए का बिल है, उसमें 20 का टैक्स लगा दिया, 120 रुपए दे दिया। बट आप अच्छे कस्टमर हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप तो 100 रुपए का ही माल खरीद रहे हो, आप 100 रुपए का ही माल खरीद रहे हो, लेकिन जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है ना, वो सरकार का है, वो मेरा नहीं है। बस सरकार ने मुझे क्या दे दी, एक लायबिलिटी दे दी, एक डिपॉजिट करने की लायबिलिटी, एक चार्ज करने की लायबिलिटी की, कि तुम इस पर्टिकुलर चीजों पे तुम GST चार्ज करोगे या इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करोगे, और उसे सरकार के खाते में डिपॉजिट करोगे। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोबारा से इसका डिफरेंस समझते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने आपको पहला एक जो एग्जांपल दिया था, वो दिया था कि ये है हमारी सरकार, और ये है दो लोग A और B।
ए करता है जॉब, बी करता है बिजनेस, राइट। तो आपको जो भी आपकी इनकम हुई, राइट, जो भी आपकी, राइट, एक सेकेंड, हाँ, जो भी आपकी इनकम हुई जॉब के थ्रू या बिजनेस के थ्रू, जो भी उस पर टैक्स लगेगा, जो भी उस पर टैक्स लगेगा, जो भी उस पर टैक्स लगेगा, वो आप डायरेक्टली सरकार के खाते में डिपॉजिट कर दोगे। मतलब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनकम आप अर्न करोगे, इनकम आप अर्न करोगे और चार्ज आप पे ही होगा, चार्ज आप पे ही होगा और उसे डिपॉजिट करने की लायबिलिटी भी आप पे ही होगी। मतलब बताता हूं मैं, एक सेकेंड, इसे इरेज कर दूं। मतलब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सरकार आपसे ही डायरेक्टली चार्ज करेगी, आपको ही पे करना होगा और आप ही को डिपॉजिट करना होगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, मतलब सरकार आपसे ही डायरेक्टली चार्ज करेगी, डायरेक्टली आप ही पे करेंगे और डायरेक्टली डिपॉजिट आप सरकार के खाते में देंगे। लेकिन जीएसटी में क्या होता है, देखे ना, यहाँ पे लिखा था ना डायरेक्ट, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, डायरेक्टली देखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में तो गवर्नमेंट डायरेक्टली आप सब कुछ करेगी, चार्ज भी, एक सेकेंड, हाँ, चार्ज भी आपसे करेगी, डिपॉजिट भी आपसे करेगी और लाइबिलिटी है सब में, सब मतलब डायरेक्ट सब कुछ आप करोगे, चार्ज, डिपॉजिट, लाइबिलिटी, पे करना, सब कुछ आप पे ही डायरेक्टली होगा डायरेक्ट टैक्स में। लेकिन जीएसटी में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जीएसटी नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। अब लोग पूछोगे सर इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी में क्या डिफरेंस है, वो भी बताएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, चार्ज करने की लायबिलिटी, उसे डिपॉजिट करने की लायबिलिटी, उसे डिपॉजिट करने की लायबिलिटी किसे होती है, वो किसी और पर्सन पे दे देते हैं। हमारे एग्जांपल में कौन था, बी। लेकिन सॉरी, चार्ज करने की नहीं, चार्ज करने की नहीं, पे करने की, राइट। उसे पे करने की लायबिलिटी भी, उसे डिपॉजिट करने की लायबिलिटी भी, लेकिन चार्ज किससे होगा, चार्ज होगा सी से, कस्टमर से। सी मतलब चार्ज, अब बी किसे चार्ज करेगा, बी चार्ज करेगा सी से। और पे और डिपॉजिट किसके खाते में, सरकार के खाते में, किसके खाते में, सरकार के खाते में, सरकार के खाते में, सरकार के खाते में कौन करेगा, बी। तो जब भी आपसे कोई पूछे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, जब भी आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, तो आप सिंपल सा मतलब बताइएगा कि टैक्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी। अगर सरकार आपसे डायरेक्टली, सरकार आपसे डायरेक्टली चार्ज कर लेती है टैक्स, अगर सरकार आपसे डायरेक्टली चार्ज कर लेती है टैक्स, चाहे वो चार्ज की बात हो, चाहे डिपॉजिट की बात हो, चाहे लायबिलिटी की बात हो, तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर जीएसटी में डिपॉजिट करने की लायबिलिटी, उसे पे करने की लायबिलिटी किसी और के पास हो और चार्ज किसी और के थ्रू किया जाता है, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है, कि डायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में, एक से, हाँ, डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली आपसे चार्ज किया जाएगा टैक्स, डायरेक्टली आप ही उसे पे करेंगे, चार्ज भी आप पे ही होगा और डिपॉजिट भी आप पे होगा। और किसे करना है, किसे करना है, ये करना है आपको, गवर्नमेंट को। पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आईडीटी में क्या होता है कि चार्ज तो आप किसी और से करेंगे, चार्ज तो आप किसी और से करेंगे, लेकिन उसे डिपॉजिट, उसे पे करने की लायबिलिटी किसी और के पास होती है। तो यही डिफरेंस होता है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। मतलब अगर आप डायरेक्ट इनकम अर्न करते हो तो इनकम में जो भी टैक्स होगा वो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है,
आपके इनकम पे नहीं, आपके खर्चों पे, आपके एक्सपेंसेस पे जो भी टैक्स होगा ना वो आपसे चार्ज कर लिया जाएगा, लेकिन पे करने की या उसे डिपॉजिट करने की लायबिलिटी किसी और के पास होती है। तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। तो ये मेन डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब अगर सरकार आपसे डायरेक्टली चार्ज कर ले, डायरेक्टली सब कुछ चार्ज कर ले तो डायरेक्ट टैक्स। अगर चार्ज आपसे कर रही है लेकिन आपको बोल दिया जाता है कि भैया आप पे मत करना, आप डिपॉजिट मत करना, वो पेमेंट वो डिपॉजिट हम किसी और के थ्रू ले लेंगे, आप बस जो भी आपका टैक्स बनता है आप उसे दे दीजिए, दूसरे पर्सन को दे दीजिए और वो दूसरा पर्सन हमें डिपॉजिट या हमें पेमेंट कर देगा। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस किसके बीच, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब आप पूछेंगे सर डायरेक्ट टैक्स होता क्या। देखिए डायरेक्ट टैक्स तो बता दिया, अब पूछेंगे सर डायरेक्ट टैक्स के आप एग्जांपल बताइए। देखिए अगर डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो एक तो आपका इनकम टैक्स लॉ जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आईटी इनकम टैक्स लॉ। एक होता है आपका अनडिस्क्लोज इनकम, मतलब अगर आपने किसी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है, कहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया, रिटर्न पे, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसमें देखेंगे। अगर आपने अपने रिटर्न में इस अनडिस्क्लोज इनकम को, अपने इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया तो उसे कहा जाता है अनडिस्क्लोज इनकम। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स और अनडिस्क्लोज इनकम। मतलब आप कभी ये मत बोलिएगा कि इनकम टैक्स ही डीटी है, आप ये बोलिए कि इनकम टैक्स एक पार्ट है किसका, डायरेक्ट टैक्स का, और अनडिस्क्लोज भी किसका एक पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया हमारा, एक सेकेंड कलर, हाँ, डायरेक्ट टैक्स हो गया बाप, डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया बाप, और उसके बेटे कौन कौन हो गए, इनकम टैक्स, अनडिस्क्लोज इनकम, और बात की जाए तो वेल्थ टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया बाप, और उसके तीन बेटे हो गए, तीन चार बेटे हो गए, जैसे इनकम टैक्स लो, अनडिस्क्लोज इनकम और वेल्थ टैक्स। उसी तरह से अगर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया बाप, और उसके जो बच्चे हो गए वो कौन हो गए, जीएसटी जो कि आप पढ़ने वाले, उसके साथ ही कस्टम ड्यूटी जो कि आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, और बात की जाए तो एक्साइज ड्यूटी जो कि आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे सीए फाइनल में, या थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे अपने इंटरमीडिएट लेवल पे। तो जब भी आपसे पूछे कि डायरेक्ट टैक्स क्या भैया, डायरेक्टली चार्ज क्या कर लिया जाए, उसका एक पार्ट है हमारा इनकम टैक्स, अनडिस्क्लोज इनकम, वेल्थ टैक्स, और आईडीटी बाप है, इनडायरेक्टली चार्ज के लिए जाता है किस फॉर्म में, आइदर आपसे जीएसटी के फॉर्म में, या कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में, या एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में आपसे चार्ज कर लिया जाता है, उसे कहा जाता है आईडीटी और डीटी। तो डीटी क्या हो गया बाप, उसके बच्चे क्या हो गए, उसके बच्चे हो गए, एक सेकेंड, उसके बच्चे हो गए इनकम टैक्स लो, यहाँ पे भी नहीं, हाँ, इनकम टैक्स लो या अनडिस्क्लोज इनकम या वेल्थ टैक्स, और आईडीटी बाप हो गया। और आईडीटी किस किस फॉर्म में आपसे वसूल चार्ज कर सकते हैं, या तो जीएसटी के फॉर्म में, या कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में, या एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में आपसे वसूला जा सकता है। तो ये हो गया एक बहुत ही अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, टैक्स के दो पार्ट, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस बता दिया, और डायरेक्ट टैक्स किस किस फॉर्म में आपसे वसूला जा सकता है, इनकम टैक्स लो, चाहे अनडिस्क्लोज इनकम हो, चाहे वेल्थ टैक्स हो। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपसे वसूला जा सकता है वो वसूला जा सकता है किस फॉर्म में, वो वसूला जा सकता है आपसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, या एक्साइज ड्यूटी, या सेल्स टैक्स, कुछ भी। इवन अगर पेट्रोलियम पे आप देखेंगे उसमें जीएसटी चार्ज नहीं होता, उसमें आज भी वैट या आपका एक्साइज ड्यूटी लगता है, सॉरी वैट लगता है। क्यों, क्योंकि उस पे जीएसटी नहीं लगता, उस पे दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स लो आप पे एप्लीकेबल होता है, राइट। तो अभी आपको इंडिया लेवल पर सिर्फ इनकम टैक्स लो पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में, और इनडायरेक्ट टैक्स में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको जीएसटी के फॉर्म में, राइट। अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट पे। एक सेकंड, पीडीएफ में क्यों चला गया मैं, स्टार्ट ना, हाँ ये गया, हाँ राइट।
तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया हाँ, हमने टैक्स क्या था वो समझ लिया, डायरेक्ट टैक्स क्या था वो समझ लिया, इनडायरेक्ट टैक्स समझ लिया, टाइप्स ऑफ टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बताया था ना, इनकम टैक्स या टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या एसेट्स, इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। टैक्स क्या होता है उसके दो पार्ट्स बता दिए, और उन दोनों पार्ट्स के हमने ये बता दिया कि क्या एग्जाम्पल्स होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन में व्हाट इज ए टैक्स खत्म हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला जो पार्ट है वो है वाई आर टैक्स लेवी। वाई आर टैक्स लेवी, टैक्स क्यों लेवी किया जाता है, तो वो भी बता दिया कि भैया टैक्स इसलिए लेवी किया जाता है, आपका बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सरकार की, जो कि आपको यूटिलाइज करती है, एक सेकेंड, जो कि आपकी यूटिलाइज करती है क्या, मीटिंग द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, डैम्स, इन सब को पूरा करने के लिए आपसे टैक्स वसूला जाता है। आपसे सरकार टैक्स लेवी करती है। लेवी का मतलब चार्ज करती है। मतलब क्या सिंपल सा मतलब है इसका, CLS। क्या, CLS। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि टैक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी, और टैक्स क्यों लेवी किया जाता है, CLS को पूरा करने के लिए, किसको पूरा करने के लिए, CLS को पूरा करने के लिए आपसे टैक्स वसूला जाता है, राइट। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब अगले पार्ट पे आते हैं हम कि पावर टू लेवी टैक्स मतलब क्या है, कि भैया किसके पास लेवी है। लेवी मतलब चार्ज, पावर, ये पावर किसके, पावर टू लेवी मतलब टैक्स को चार्ज करने के लिए, टैक्स को चार्ज करने के लिए किसके पास पावर है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, इसका क्या जवाब है सिंपल सा, कि भैया टैक्स को वसूलने का पावर किसके पास है, सरकार के पास है। किसके पास है, सरकार के पास है। तो आप पूछेंगे ये लिखा कहाँ है, ये लिखा है हमारे, ये लिखा है थोड़ा जूम कर दूं मैं, हाँ, ये लिखा है हमारे आर्टिकल 265। और ये आर्टिकल 265 का मतलब है हमारे देश के संविधान में लिखा है, 265 आर्टिकल, आर्टिकल बोले अनुच्छेद में लिखा है कि नो टैक्स बी लेवी और कलेक्ट, एक सेकेंड, हाँ, नो टैक्स बी लेवी और कलेक्ट एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू लेवी टू एनी टैक्स ए लॉ नीड्स टू फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या कहना चाहता है, इसको और हाईलाइट करते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है, हाँ, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 265 में साफ साफ लिख दिया गया है कि टैक्स को चार्ज करने की, उसके उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है। सरकार के अलावा किसी के पास भी नहीं। सरकार का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, या सरकार जिसको भी अपॉइंट करती है ना, वही आपसे टैक्स चार्ज कर सकता है, आप पे लेवी लगा सकता है। ठीक है, शेयर स्क्रीन, राइट। तो ये होगा पावर टू लेवी। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता दिया कि कोई भी आपसे कोई पूछे, कोई भी अगर आपसे पूछे कि पावर टू लेवी किसके पास है, ओनली ऑन टू गवर्नमेंट। कहां पे लिखा है, आर्टिकल 265 में, राइट। राइट, ये होगा, ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल, हाँ, ये भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने ओवरव्यू। अब जो आप लॉ पढ़ने वाले, पहला डायरेक्ट ऐसा जो लॉ पढ़ने वाले अपनी लेवल, अपने किसी भी लेवल पे, वो है आपका इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। आप इनकम टैक्स लॉ इंडिया क्यों लिखा है, आप फॉरेन का तो पढ़ेंगे नहीं, फॉरेन का भी पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जो भी पढ़ेंगे आप सीए फाइनल पढ़ेंगे। इंटर लेवल पे तो आप सिर्फ ये पढ़ेंगे, इनकम टैक्स लॉ इन
इंडिया, राइट। हाँ, तो आपसे कोई भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया कंपोनेंट्स क्या है, इनकम टैक्स लॉ कहाँ कहाँ से बना है, वो हेल्प कहाँ कहाँ से लेता है, कौन। इनकम टैक्स लॉ, एक सेकेंड, इनकम टैक्स लॉ कहाँ कहाँ से बना है, कंपोनेंट का मतलब होता है कहाँ कहाँ से उसने हेल्प ली है। एक सेकेंड, इसका कलर ना, हाँ, इनकम टैक्स ने, एक सेकेंड, कलर लेते हैं, हाँ, ये ला, इनकम टैक्स ने कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ से हेल्प ली, किसने, इनकम टैक्स लॉ में। ये आपसे 2 से 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है आपसे। तो जब भी आपसे कोई पूछे, क्या पूछे, कि भैया, कि भैया कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट क्या है किसके, एक सेकेंड, हाँ, जब भी आपसे कोई पूछे कि कंपोनेंट क्या है किसके, इनकम टैक्स लॉ के, तो आप सिंपल सा जवाब दीजिएगा, इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल, सर्कुलेशन एंड नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। अब आप पूछेंगे सर ये होता क्या, देखिए, इनकम टैक्स लॉ मतलब इनकम टैक्स एक्ट, ये रहा हमारा इनकम टैक्स एक्ट, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने होंगे 1961 में, कब, 1961 में, एक सेकेंड, हाँ, जो भी रूल आपको बने होंगे 1961 में, उसकी हेल्प के थ्रू, उसकी हेल्प के थ्रू हमारा इनकम टैक्स लॉ बनता है। ये हो गया इनकम टैक्स एक्ट। एक कब पास हुआ था, ये पास हुआ था, ये आया था 1961 में, और ये एप्लीकेबल कब से होने लगा था, 4 अप्रैल 1962। तो आपसे कोई भी पूछे कि इनकम टैक्स लॉ एप्लीकेबल ये कब से आना स्टार्ट हुआ था, 4 अप्रैल 1962, राइट। तो ये होगा इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो ये तो आप सभी को पता होगा, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है। अरे भैया, जो जो हमारे बिल्स आते हैं ना, जो हमारे बजट्स आते हैं, अभी हाल फिलहाल में फैब के मंथ में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, जो बिल्स लाती है, जो बजट्स लाती है, उसी को कहा जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रहा, देखिए फाइनेंस एक्ट, देखिए, एवरी ईयर, एवरी ईयर, एक सेकेंड, every year the finance minister of government of India introduce the finance bill of the parliament budget session। अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा, फैब के मंथ में जो बजट आता है ना, उसी को कहा जाता है फाइनेंस एक्ट, राइट। व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा, और अपर हाउस का मतलब होता है, अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा। और ये पास हो जाता है पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी हमारे रामनाथ कोविंद है करंट प्रेसिडेंट, अगर वो इस फाइनेंस बिल को पास कर देते हैं, तो इसी को कहा जाता है, हमारा बन जाता है ये फाइनेंस एक्ट। और जो अमेंडमेंट्स जो होती है ना, जो अमेंडमेंट्स आपने पढ़ी होगी, अब जो थोड़ा बहुत घबराते हैं अमेंडमेंट से, वो जो अमेंडमेंट जो आती है ना, वो इसी फाइनेंस एक्ट से होती है, ठीक है। तो मई वाले बच्चे से, जो अभी बच्चे जो बच्चे अभी मई में देख रहे हैं, तो उनके जो फाइनेंस एक्ट जो अप्लीकेबल होता है वो है 2020। और जो हाँ, चाहे मई वाले बच्चे हो, चाहे हमारे नवंबर 21 वाले, तो उनके लिए जो फाइनेंस एक्ट जो एप्लीकेबल होता है, जिस साल में जो हम एग्जाम देते हैं, उससे ठीक 1 साल पहले वाला फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो पेपर दे रहे हैं हम 2021 में, तो जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा 2020। तो 2020 में जो जो पार्लियामेंट के बजट सेशन में लॉ पास हुए थे, वही फाइनेंस एक्ट हम पे एप्लीकेबल होता है। हाँ, एक से, ठीक है। तो ये हो गया।
तो इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि आया था, जो 1 अप्रैल 1962। फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट जो कि हर साल बजट में आता है। फिर हमारे इनकम टैक्स के रूल्स, जो भी रूल्स इसमें लिखे होंगे वो रूल्स, और जो सर्कुलेशन एंड नोटिफिकेशन देती है, कौन देती है? CBDT। अभी पूछेंगे CBDT क्या है? CBDT बताया ना, सरकार एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक अथॉरिटी को क्या देती है? एक रूल्स बनाने के लिए, उसे पावर करने के लिए, चार्ज करने के, यहाँ पे लिखा ना हमने, देखा ना, अकॉर्डिंग टू द ऑफ लॉ एनी टैक्स लॉ नीड्स टू फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसी को पावर देती है एक, हाँ, ये जो होता है ना, अकॉर्डिंग नो एक्सेप्ट लॉ, तो उसे पूरा करने के लिए सरकार जिसको भी अथॉरिटी देती है वही आपसे टैक्स चार्ज कर सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को चार्ज करने की जो पावर है ना, इनडायरेक्ट टैक्स को चार्ज करने की जो पावर है वो किसको दी गई है? CBDT, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका भी हम देख लेते हैं। और लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट तो आपने सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, जो भी हमारे कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो उसके हेल्प के थ्रू भी हमारा इनकम टैक्स लॉ बनता है, राइट। अब ये सर्कुलर नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर हमारा पावर टू लेवी और ओवरव्यू भी खत्म हो जाएगा, राइट। सर्कुलेशन, हाँ ये रहा, देखिए, सर्कुलेशन आर इशू बाय द सर्कुलेशन एंड आर इशू बाय द CBDT फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्यों दिया जाता है? डील विथ सर्टन स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू क्लैरिफाई डाउट्स। मतलब हो सकता है कोई ऐसा रूल्स आया हो, कोई ऐसा नियम आया हो जिसमें आपको डाउट्स हो सकते हैं, तो CBDT उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए बीच बीच में टाइम टू टाइम क्या पास करती है? सर्कुलेशन एंड नोटिफिकेशन, राइट। ये हो गया हमारा सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, राइट। केस लॉ भी मैंने बता दिया, केस लॉ आर डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट, राइट। तो ये भी खत्म हो गया। और जो भी लिखा है ना लास्ट में, केस लॉ आर डील विद द फाइनल लेवल। इंटर लेवल पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं, यहाँ पे लिखा है ना, केस लॉ आर डील विद एट द फाइनल लेवल। मतलब इंटर लेवल पे आपको कुछ भी ऐसा केस लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ही लॉ में, ना ही डायरेक्ट टैक्स में, ना ही GST में। जो भी टीचर्स या जो भी बच्चे कहते ना कि भैया आता है केस लॉ, आता है केस लॉ, देखो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया, केस लॉ आर डील विद एट द फाइनल लेवल। एक सेकेंड, ये क्या कर दिया मैंने, आर डील विद द फाइनल लेवल। लॉ में भी आपके जो आपका पेपर नंबर 2 है, चाहे टैक्स हो, इन सब में जो भी केस लॉ होते हैं ना, फाइनल लेवल पे किया जाता है, इंटर लेवल पे या फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा नहीं जाता, राइट। तो ये हो गई हमारी कंपोनेंट। हाँ, अभी तक जो जो हमने पढ़ा जल्दी से रिवाइज करते हैं। टैक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लिविंग इन सोसाइटी। टैक्स का मतलब समझ गया। टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के कितने पार्ट्स हो सकते हैं या कौन कौन से फॉर्म हम पढ़ते हैं? इनकम टैक्स लॉ या टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या एसेट्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? GST या कस्टम ड्यूटी के थ्रू हमसे इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जा सकता है। ये भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ये भी बताया था कि डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपसे चार्ज किया जाएगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज आपसे किया जाएगा लेकिन उसे पे करने की लायबिलिटी, उसे डिपॉजिट करने की लायबिलिटी किसके पास होगी? किसी थर्ड पर्सन के पास। इसलिए इसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। वाई टैक्स लेवी बता दिया था, CLS। किस लिए? यह लिखा ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। पावर टू लेवी ऑफ टैक्स किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सरकार के पास है। किसके पास है? सिर्फ सरकार के पास है, ठीक है। ओवरव्यू बता दिया भैया। कंपोनेंट इनकम टैक्स लॉ क्या है? इनकम टैक्स लॉ किस किस से बना है, किस किस की हेल्प के थ्रू लिया जाता है? इनकम टैक्स एक्ट, फाइनल एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलेशन एंड नोटिफिकेशन और लीगल डिसीजन। ये लीगल डिसीजन आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, फाइनल लेवल पे आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, राइट। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए कि इनकम टैक्स लॉ क्या है, राइट। अब सबसे मेन चीज जो मैम पढ़ने वाले वो है कि
इनकम टैक्स लेवी करने की हाईलाइट, लेवी ऑफ इनकम टैक्स, वहां मैंने आपको बताया था कहां पे, क्या बताया था, इधर इधर बताया था कि भैया टैक्स को लेवी करने की पावर किसके पास है, सरकार के पास है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 265 में। कौन कर सकता है, सिर्फ सरकार कर सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लेवी ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को चार्ज करने की पावर सरकार के पास है। लेकिन कौन से सेक्शन में लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो भैया ये लिखा है सेक्शन 4 में। ध्यान से देखो, ध्यान से, जो पहला सेक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स में, वो है सेक्शन नंबर 4। कौन सा, वो है सेक्शन नंबर 4 में। कौन सा, सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन 4, अब सेक्शन 4 के आगे क्या लिखा होगा, सेक्शन 4 के आगे लिखा होगा सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1962, 1961। सेक्शन 4 इनकम टैक्स, हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब जो भी सेक्शन आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, जो भी इनकम टैक्स में आप सेक्शन पढ़ेंगे, अनलेस अनटिल अगर उसमें मेंशन ना हो तो उसे मान लिया जाएगा वो होगा हमारा 1960, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन होगा। तो सेक्शन 4 है, तो सेक्शन 4 में कोई मेंशन नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि जो है सेक्शन है वो है इनकम टैक्स 1961। तो सेक्शन 4 क्या कहता है, क्या कहता है सेक्शन 4, क्या कहता है सेक्शन 4, इसे समझ लिया तो इनकम टैक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, एक सेकेंड, हाँ, साफ साफ एक चीज लिख दी सेक्शन 4 में कि इनकम टैक्स इज लेवी, टैक्स लेवी ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ऑफ एवरी पर्सन। नहीं समझ में आया, बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है, बोल दिया कि इनकम टैक्स इज ए टैक्स। मतलब साफ साफ एक बात बोल दी कि इनकम टैक्स क्या, एक टैक्स है, राइट। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि टैक्स क्या है, टैक्स के दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ बताया था ना, कहाँ गया, हाँ हाँ, यहाँ बताता है डायरेक्ट टैक्स, टैक्स, टैक्स के दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स में क्या था, एक इनकम टैक्स और टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो बता दिया गया है सेक्शन 4 में कि भैया इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स इज ए टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स इज ए टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स इज ए टैक्स। मतलब इनकम टैक्स क्या टैक्स है, लेवी ऑन द टोटल इनकम। मतलब जो भी इनकम आप अर्न करेंगे, जो भी इनकम आप अर्न करेंगे उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। अब इनकम का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इज ए टैक्स। लेवी, लेवी मतलब किस किस पे चार्ज होगा, आपकी इनकम पे। कौन सी इनकम पे, टोटल इनकम पे, राइट। अब कौन सी टोटल इनकम पे कब चार्ज होगा, ऑन द प्रीवियस ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ऑन द प्रीवियस ईयर मतलब जो भी, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, एक सेकंड। कहा जाता है साफ साफ कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, एक सेकंड ये हटाता हूं मैं, हाँ, इनकम टैक्स, टैक्स आर लेवी ऑन द टोटल इनकम। मतलब जो भी टैक्स आपसे वसूला जाएगा ना, वो आपकी टोटल इनकम। कौन सा टैक्स, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। मैं जीएसटी या कस्टम ड्यूटी की बात नहीं कर रहा, मैं और सिर्फ बात कर रहा हूं सिर्फ इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स क्यों वसूल हो जाएगा, कि इनकम टैक्स इज ए टैक्स। टैक्स का मतलब बता देता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। लेवी किया जाता है कौन सी चीज पे इनकम टैक्स वसूल हो जाएगा, आपकी टोटल इनकम पे। कब वसूल हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। इसका मतलब भी समझेंगे तो टोटल इनकम पे आपसे टैक्स वसूल हो जाएगा। कब वसूल हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। और किससे वसूल हो जाएगा, ऑफ एवरी पर्सन। मतलब बोल दिया गया है कि भैया लेवी ऑफ इनकम टैक्स एज पर द सेक्शन 4, एज पर द सेक्शन 4 बोल दिया गया है कि इनकम टैक्स का एक टैक्स है। अब टैक्स का मतलब तो बता दिया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। चार्ज किया जाएगा कब, जब आप टोटल इनकम अर्न करेंगे। तो जब भी आप इनकम अर्न करेंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर। और किसे देना पड़ेगा, एवरी पर्सन। एवरी पर्सन का एग्जांपल दिया था ना,
गवर्नमेंट सरकार आपसे टैक्स वसूलती है, किससे? ए से और बी से। ए करता है जॉब, बी करता है बिजनेस। अगर आप दोनों इनकम अर्न करेंगे, इनकम करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि इनकम टैक्स क्या है? एक टैक्स है। और ए और बी क्या है? पर्सन है। अब पर्सन की डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, राइट? तो ये हो गया सेक्शन 4। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भैया इनकम टैक्स क्यों वसूला जाता है, तो आप बोलना कि सेक्शन 4 1961। जब भी आपसे कोई पूछे कि इनकम टैक्स क्यों वसूला जाता है, तो आप बोलना टैक्स क्यों वसूला जाता है। तो आपको बता दिया टैक्स के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किस फॉर्म में आपसे वसूला जा सकता है? चाहे तो इनकम टैक्स हो, चाहे अनडिस्क्लोज इनकम हो। और इनडायरेक्ट टैक्स आपसे वसूला जाता है आइदर जीएसटी के फॉर्म में या कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में। अब इनकम टैक्स क्यों वसूला जाता है? तो सेक्शन 4 ऑफ 1961, सेक्शन 4 ऑफ 1961 सेक्शन 4 में साफ साफ बोल दिया गया है कि इनकम टैक्स इज ए टैक्स। मतलब इनकम टैक्स क्या है? टैक्स है। तो आपसे तो भैया टैक्स लिया जाएगा। क्यों? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। साथ में आगे बोल दिया गया था कि जो भी आपकी टोटल इनकम होगी, ये नहीं कि हर साल हर महीने, आपको साल भर में बोल दिया गया था ना, ऑफ एवरी प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो भी आप इनकम अर्न करेंगे, टोटल इनकम पे आपके प्रीवियस ईयर पे आपसे टैक्स वसूल जाएगा। और कौन टैक्स पे करेगा? एवरी पर्सन। यहाँ पे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इनकम का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, और इनकम का, प्रीवियस ईयर का, और हाँ, ये दो मीनिंग समझेंगे कि पर्सन क्या है और इनकम क्या है, राइट? तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है डायरेक्ट टैक्स की क्लास। दोबारा से समझा दो आज हमने क्या क्या पढ़ा था, रिवाइज करते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। उसके दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किस फॉर्म में वसूला जाएगा ये बता दिया। इनडायरेक्ट टैक्स किस फॉर्म में वसूला जाएगा ये बता दिया। साथ में ये बता दिया कि डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स जो वसूला जाता है वो सेक्शन 4 में साफ साफ लिख दिया कि आपको इनकम टैक्स पे टैक्स देना पड़ेगा। साथ में ये बता दें कि इनकम टैक्स हेल्प किस किस से लेता है। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलेशन एंड नोटिफिकेशन गिवन बाय सीबीडीटी, या आपके केस लॉज। सिर्फ केस लॉ लिखना है, जो भी इसके पार्ट्स होंगे आपको सीए फाइल में पढ़ेंगे। और आपके जो भी यही 3-4 जो एग्जांपल्स थे वो पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी डायरेक्ट टैक्स। इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम समझेंगे कि टोटल इनकम का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, पोर्शन का डिफरेंस क्या है। अगली क्लास में आपका आधा से ज्यादा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाएगा। चैप्टर और क्लास नंबर 3 और 4 में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और इसको खत्म करेंगे, राइट? ये हो गया हमारा खत्म इनकम टैक्स का। इसके बाद हो गया हमारी 15 से 20 मिनट में स्टार्ट हो गया हमारी कॉस्ट की क्लास, राइट? इसे करते हैं हम खत्म। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।